नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व को समझा, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को पढ़ा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में समझा। इस कक्षा में हम भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारणों के बारे में समझेंगे तथा भारतीय कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कृषि में निम्न उत्पादन एक प्रमुख समस्या भी है और चुनौती भी है, जिसका समाधान अति आवश्यक है। अगर हम भारतीय कृषि की बात करें तो भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। एक ओर जहां भारतीय कृषि खाद्यान्न समस्या को हल करती है तो वहीं दूसरी ओर रोजगार भी उपलब्ध कराती है, परंतु इसके बावजूद हमारी जो कृषि है उसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अन्य देशों की तुलना में कम है। और इस उत्पादकता में कृषि में निम्न उत्पादकता जो कारण है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसे तकनीकी कारण, आर्थिक कारण, संस्थागत कारण, प्राकृतिक कारण एवं अन्य। यहां पर अन्य कारण हो जाएंगे। तो यहां पर कृषि में निम्न उत्पादकता के इन 5 कारणों पर चर्चा करेंगे। और हो सकता है, यहां पर ध्यान दीजिए, हो सकता है एग्जाम्स में आपसे यह भी पूछ ले कि कृषि में निम्न उत्पादकता के तकनीकी कारणों को बताइए, या कौन से आर्थिक कारण हैं जिससे कृषि में निम्न उत्पादन होता है, या फिर कृषि में निम्न उत्पादन के संस्थागत कारणों पर चर्चा कीजिए, या फिर आर्थिक कारण या तकनीकी कारण। तो अब हम यहाँ पर निम्न उत्पादन के जितने भी कारण हैं उन पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं यहाँ पर तकनीकी कारण। तकनीकी कारण, देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि जो कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि, पहली चीज तो यह है कि भूमि को हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते हैं, राइट। अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि जो वन क्षेत्र हैं उनको, वनों को काटकर हम जो वन भूमि है उसको कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको पर्यावरण सुरक्षा पर भी ध्यान देना है, इसीलिए वन भूमि का कृषि योग्य भूमि में उतना अधिक मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थात एक दृष्टि से देखा जाए तो जो कृषि योग्य भूमि है वो नियत है, कांस्टेंट है, या उतनी ही है जितनी वर्तमान समय में है। अगर हम कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उन कारणों पर ध्यान देना होगा जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थात अगर हम तकनीकी कारणों में बढ़ोतरी करें तो जाहिर सी बात है जो निम्न उत्पादकता है वो दूर हो जाएगी और उत्पादन में क्या होगा, बढ़ेगा। तो कृषि में निम्न उत्पादकता के जो निम्न कारण है उनमें है, सबसे पहला और सबसे प्रमुख हो जाएगा आधुनिक कृषि आगतों का अभाव। यहाँ पर आगतों का अर्थ क्या हुआ, इनपुट। तो खेती में जो भी हम इनपुट या कृषि में जो भी उसकी लागत में लगाते हैं, लागत में जिसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो आधुनिक कृषि आगतों का अभाव, जैसे उन्नत बीजों का प्रयोग ना करना, जैविक उर्वरक या रासायनिक उर्वरक या खाद का इस्तेमाल ना करना, राइट। तो यहाँ पर चूंकि कृषि में आधुनिक आगत, कृषि लागत का उपयोग नहीं होता है, इसी वजह से निम्न उत्पादकता बनी हुई है। दूसरा, सिंचाई सुविधाओं में निम्न तकनीक हो जाएगा। निम्न तकनीक का मतलब ये हुआ कि आज भी पारंपरिक रूप से नहर के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई हो रही है, जिसकी वजह से किसी एक क्षेत्र में हो सकता है जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकता है जल की कमी हो जाए। इसीलिए अगर हम सिंचाई में उच्च स्तर की तकनीक जैसे स्प्रिंकलर हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा, उनके माध्यम से सिंचाई करेंगे तो जल की बचत भी होगी एवं सिंचाई में भी क्या होगी, सिंचाई क्षेत्रफल में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तीसरा हो जाएगा कीड़ों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। भारत में लगभग जो 16% खाद्यान्न है वो इसीलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि हम कीड़ों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो खेतों में जो विभिन्न प्रकार के कीड़ों का आक्रमण होता है उससे भी निम्न उत्पादकता होती है। अगला परंपरागत दृष्टिकोण हो जाएगा।
परंपरागत दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि भारतीय किसान आज भी खेती में कम निवेश करता है। राइट, अगर हम खेती में निवेश नहीं करेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहली चीज हो जाएगा लैंड लेवलर्स का इस्तेमाल ना करना। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भी आज भी खेती ऊबड़ खाबड़ है, राइट, या एक लेवल में नहीं होती है। और जब भूमि एक लेवल में नहीं होती है तो उससे सिंचाई में भी दिक्कत आती है, इसके साथ में कटाई में भी दिक्कत आती है। लेकिन अगर वहाँ पर कृषक निवेश करके इस भूमि का समतलीकरण कर दे तो इससे सिंचाई में भी सुविधा होगी और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से जो नई तकनीकी के माध्यम से निवेश नहीं हो रहा है, या हम ये कहें कि परंपरागत दृष्टिकोण की वजह से ही निम्न उत्पादकता होती है। राइट, आधुनिक कृषि मशीनीकरण नहीं, वर्तमान समय में चाहे बुआई की बात हो, कटाई की बात हो, सिंचाई हो, ठीक है, फिर दवाइयों का छिड़काव हो, उसके लिए आधुनिक रूप में कई मशीनें हैं जिनके इस्तेमाल से कम समय में बड़े क्षेत्र पर कृषि की जाती है। उनकी कमी है, जिस वजह से भी, या आधुनिक जो मशीनीकरण है उसकी वजह से भी हम कृषि में अच्छा खासा निवेश नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से कृषि की उत्पादकता कम बनी हुई है। तो यहाँ पर तकनीकी कारणों में आधुनिक आगतों का कम होना, ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं की निम्न तकनीक, कीड़ों पर नियंत्रण नहीं कर पाते परंपरागत दृष्टिकोण, और आधुनिक कृषि मशीनीकरण नहीं होना ही जो है तकनीकी कारण है किसके, निम्न उत्पादकता के। राइट, अब हम अगला समझते हैं आर्थिक कारण। निम्न उत्पादन के पीछे आर्थिक कारण कौन कौन से हैं जो कि जिम्मेदार हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर ऋणग्रस्तता। राइट, देखिए आज भी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाताओं की क्या है, कमी है। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो किसान होता है वो प्राचीन समय से ही जो जमींदार थे उनके चंगुल में था, और वर्तमान समय में भी उसको एक तरीके से जो अवर्गीकृत समूह है उनसे वो ऋण लेता है। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप समझे तो जब किसान के पास में बैंकिंग जैसे वित्तीय साधन नहीं होते हैं तो वो कई बार या तो निवेश करने के लिए ऋण लेता ही नहीं है, या फिर ऋण लेता है अपने स्थानीय क्षेत्र पर ऋण लेता है तो उसको ऊंची ब्याज दरों पर क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। और ये ब्याज की दर जो होती हैं, जो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है हमारा, जो बैंकिंग सेक्टर की जो ब्याज दरें होती हैं उससे दुगने तिगने दामों पर जो है वो ऋण मिलता है। इस वजह से क्या होता है, ऋणवाड़ बढ़ता जाता है और ऋणग्रस्तता की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ऋणग्रस्तता की वजह से फिर जो कृषक है वो निवेश नहीं कर पाएगा, और निवेश नहीं कर पाएगा तो कई बार जो होता है उत्पादन वो भी घटता है, और कई बार तो कृषक जो है वो खेती ही नहीं कर पाता है। राइट, दूसरा हो जाएगा बढ़ती उत्पादन लागत। वर्तमान समय में चाहे वो रासायनिक उर्वरक हो, जैविक उर्वरक हो, बीज हो, खाद हो, इन सभी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। और अगर खाद है, बीज है, मशीनीकरण है, इनमें अगर वृद्धि होगी तो उत्पादन लागत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर जो फसलें हैं, अनाज है, उनके मूल्यों में अगर वृद्धि नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि जब आय तो उतनी ही रहेगी, लेकिन जब उत्पादन जो लागत है, लागत बढ़ेगी तो कृषकों की जो बचत है वो कम होगी। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर दोषपूर्ण विपणन हो जाएगा। राइट, यहाँ पर जो कृषक है, कृषक 3-4 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करता है और वो ऋण ले लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता जाता है। जैसे ही उसकी फसल तैयार होती है तो वह विपणन पर उतना ध्यान नहीं देता है। विपणन से तात्पर्य ये हुआ कि उसको आसपास की 3-4 मंडियों में जानकारी लेनी चाहिए कि कहाँ पर उसको उचित दाम मिल सकते हैं। राइट, कहाँ पर वो अपनी फसल को सीधा व्यापारियों को दे सकता है, या फिर क्या वह अपनी जो उपज है उसका और श्रेष्ठतम प्रयोग कर सकता है। इन सब बातों को ना सोचते हुए कृषक जैसे ही उसकी उत्पादन होता है वो सीधा फसल को ले जाकर आसपास के जो बनिए होते हैं या मंडियों में जाकर सस्ते दाम पर अपने कृषि को बेच आ जाता है। अर्थात दोषपूर्ण वितरण की वजह से भी जो है
उत्पादकता कम है। अगला, सरकार ने जो फसलें हैं उनके लिए एमएसपी पर क्या की है, खरीदी की घोषणा तो कर दी है। जैसे आपको पता होगा कि 22 फसलें एवं गन्ना को मिलाकर सरकार हर साल एमएसपी निर्धारित करती है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर धान एवं गेहूं के अलावा अन्य फसलें जिनके लिए एमएसपी निर्धारित है उनका प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता, अर्थात अन्य फसलों की खरीदी नहीं हो पाती है। अगला हो जाएगा वित्त का अभाव। तो ये निम्न उत्पादकता के आर्थिक कारण थे। अब हम संस्थागत कारणों की बात करेंगे, राइट। तो निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारणों में सबसे पहला छोटी जोत का आकार। कई बार मैं बता चुका हूं कि छोटी जोत होगी तो उससे यंत्रीकरण या मशीनीकरण भी क्या होगा, कम होगा, राइट। सामान्य सोचो, जैसे हमने कहा कि कृषि में ट्रैक्टर है या हार्वेस्टर है या लैंड लेवलर्स हैं, रीपर्स हैं, इनकी कीमत 5 लाख से हमेशा ऊपर ही होती है, और एक किसान जिसके पास में 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है वो कभी भी इनको नहीं खरीद सकता है, वो हमेशा इनको किराए पर लेकर ही चलाता है। इसीलिए अगर एक किसान के पास में कम जमीन होगी या जो छोटी जोत होगी तो वहां पर वो मशीनीकरण नहीं कर पाएगा, और सीधी सी बात है मशीनीकरण नहीं होगा तो उत्पादकता कम होगी, उत्पादकता कम होगी आय भी कम होगी, तो यहाँ पर छोटी जोत का होना। फिर अगला हो जाएगा काश्तकारी व्यवस्था। मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकांश क्षेत्रों में जिस किसान की कृषि भूमि है वह किसी दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे देता है, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पट्टेदारी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो जिसकी भूमि है उसको सीधा पैसों से मतलब होता है, और जो काश्तकार होता है वो 1 वर्ष के लिए भूमि को किराए पर लेता है, तो वो अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कई बार जरूरत से अधिक रासायनिकों का प्रयोग करता है, या फिर उसे कोई भी परवाह नहीं होती है कि इस खेत की जो है इसकी जो पर्यावरणीय संतुलन उसमें क्या गड़बड़ी आएगी, राइट। तो यहाँ पर काश्तकार अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, और जो भूस्वामी होता है वो प्राप्त धन से उसको मतलब होता है। इसीलिए जो कृषि भूमि है उसमें निवेश के रूप में विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, इसी वजह से भी जो है निम्न उत्पादकता होती है, राइट। और अगला हो जाएगा यहाँ पर मध्यस्थ बिचौलिया, उनकी भूमिका। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बिचौलिए या मध्यस्थ महंगे दामों पर क्या देते हैं, महंगे ब्याज पर जो है ऋण देते हैं, और उस वजह से जो निम्न सीमांत एवं जो किसान होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, वो ऋण के चंगुल में फंस जाते हैं और ऋणग्रस्तता उनकी बढ़ती चली जाती है। अगला हो जाएगा प्राकृतिक कारण। कई बार जो है कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, भूक्षरण या मृदा अपरदन, राइट। मृदा अपरदन या मृदा निम्नीकरण भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नीकरण, देखिए कई बार अत्यधिक बाढ़, कई बार वायु की तेज गति के कारण या बाढ़ के कारण भी मिट्टी की जो ऊपरी परत है, मृदा की ऊपरी स्तर का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो भयंकर बाढ़ और तेज गति की पवनों की वजह से भी भूक्षरण होता है, वही मृदा का निम्नीकरण भी हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद है या अत्यधिक पशुचारण से भी निम्नीकरण होता है, और निम्नीकरण की वजह से भी जो है वो क्या होती है, उत्पादकता कम होती है। दूसरा, कई बार प्राकृतिक आपदाओं या कई बार प्राकृतिक प्रकोपों का सामना होता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में बाढ़ आने से पूरी की पूरी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, आंधी की वजह से या चक्रवात की वजह से जो फसल बिल्कुल पक चुकी होती है, बिल्कुल कटने वाली होती है, वो पूरी तरीके से चक्रवाती वर्षा के कारण या बाढ़ के कारण सड़ जाती है। या फिर कई बार जैसे आपने सुना होगा कि कीड़ों का आक्रमण हो जाता है। जैसे 2020 में टिड्डों का आक्रमण हुआ था, और टिड्डों ने जो चना है या मटर है उसकी खेती को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया था, राइट। तो यहाँ पर प्राकृतिक प्रकोप
और सबसे आखिरी में जलवायु परिवर्तन, राइट। जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे भी फसलों की जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होगी, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर सामान्य कारण। कुछ सामान्य कारण क्या है? सबसे पहला तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि भारत में अधिकांश लोग कृषि में क्या हैं, लिप्त हैं, अर्थात अधिक जनसंख्या कृषि में लिप्त है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, कृषि के जो जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं उनके बीच में बंटवारा होता है, और बंटवारे से कृषि जो छोटी होती है, और कृषि जो छोटी होगी तो आपको पता है उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा, भारत में अनुसंधान एवं जानकारी का अभाव। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कृषकों को अपनी मृदा की गुणवत्ता, संरचना के बारे में जानकारी नहीं होती है, और उसके बावजूद भारतीय कृषक अंधाधुंध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का प्रयोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक और जहां उत्पादकता में वृद्धि तो नहीं होती है, बल्कि उससे मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। और आपको पता होगा कि भारत सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो स्कीम है वो लॉन्च की है, ताकि प्रत्येक कृषक अपनी कृषि के नमूनों का परीक्षण करा सके एवं जान सके कि किस रासायनिक उर्वरक या किस प्रकार की फसल बोने की आवश्यकता है, कौन से प्रकार के खाद्य या उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, राइट। अगला, कृषक का भाग्यवादी एवं अंधविश्वासी होना। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार जो कृषक हैं वो सिंचाई के लिए या अन्य के लिए जैसे उर्वरक हैं, जैसे जो कीड़ों का प्रकोप है, या सिंचाई के लिए अंधविश्वासी होते हैं, राइट। वो उतना ज़्यादा वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से ना तो सिंचाई साधनों का इंतजाम करते हैं, ना ही कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। वो अंधविश्वास के चलते कई ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे फसल भी चौपट हो जाती है और उत्पादकता भी कम हो जाती है। अगला, नीति निर्माताओं द्वारा उपेक्षा। सीधे अर्थों में कहें तो किसान जो है वर्तमान समय में वोट बैंक की जो राजनीति है वह प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसी वजह से एक तो कृषि जो संगठन है उनकी कमी है भारत में, और दूसरी चीज कृषि आंदोलन भी कम है। इस वजह से चाहे राज्य स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, कृषि पर जो नीति है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं बनाई जाती हैं, उनकी हमेशा उपेक्षा की जाती हैं। इसके साथ ही किसानों को लोभ लुभावन जो है योजनाएं दी जाती हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर हम कई ऐसी योजना की बात करें, जैसे किसान संपदा योजना, नो डाउटली अगर हम भारतीय किसान को सीधा पैसा देंगे तो उससे किसान जो है वो कृषि में निवेश कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर भारत सरकार खाद्य है, बीज है, यंत्रीकरण है, इस पर अगर और अच्छे तरीके से नीति बनाए, भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाए, तो हमारी कृषि का जो है योगदान या कृषि में वृद्धि दर कहीं और अधिक होगी। तो यहाँ पर नीति निर्माताओं द्वारा उपेक्षा। अगला हो जाएगा भंडारण एवं निवेश में कमी। भारत में भंडारण की कई समस्याएं होती हैं, और इसी समस्या की वजह से अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ पर कृषि के अलावा बागवानी है, सब्जियां हैं, फूल हैं, उनका उत्पादन होना चाहिए, तो वो उत्पादन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो फल सब्जियां होती हैं उनकी सेल्फ लाइफ, मतलब वो बहुत जल्दी क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं। अगर भंडारण की समस्या पर्याप्त होगी तो उससे कृषि के अलावा जो वाणिज्यिक खेती है जिसमें फल सब्जियां आ जाएंगे, उनका उत्पादन होगा, तो उससे कृषि की उत्पादन भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भंडारण एवं निवेश में कमी ये भी एक कारण है जिसकी वजह से भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता पाई जाती है, राइट। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु किए गए सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के समय जहां भारत में खाद्यान्न की समस्या थी, हमें दुनिया के दूसरे देशों से खाद्यान्न या अनाज को आयात करना पड़ता था। वहीं स्वतंत्रता के बाद में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, संरचनात्मक परिवर्तन हुए, जिससे न केवल भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी
हो चुका है और स्वतंत्रता के बाद से भारत में लगातार खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, परंतु फिर भी कई ऐसे कारण या कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे कृषि में संतुलित विकास व वृद्धि में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यदि भारतीय कृषि में तकनीकी तौर पर या मशीनों के प्रयोग से या निवेश से या विकसित बीजों को अपनाया जाए तो भारत में जो प्रति हेक्टेयर होने वाली वृद्धि है वो दुनिया के विश्व प्रमुख देशों से भी क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझेंगे। तो कृषि उत्पादकता वृद्धि होती जो सुधार हैं जो कि स्वतंत्रता के पश्चात किए गए हैं, तो कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु निम्न सुधार किए गए हैं जिनको हम 5 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तकनीकी स्तर पर सुधार किए गए हैं, संस्थागत सामान्य स्तर पर कृषि अधिनियम के माध्यम से एवं कृषि योजनाओं के माध्यम से। राइट, उत्पादकता में वृद्धि हेतु हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु जो कृषि के 3 अधिनियम आए हैं उनके महत्व को समझाइए। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वो सीधा पूछ सकते हैं कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सिंचाई हेतु कौन कौन सी योजनाएं हैं, या फिर मशीनीकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, या फिर तकनीकी स्तर पर कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं, या संस्थागत सुधार कौन कौन से किए गए हैं। तो हो सकता है 5-5 नंबर में यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 11 नंबर में एक पूरा का पूरा 11 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु कौन से सुधार किए गए हैं या क्या क्या संस्थागत परिवर्तन हुए हैं, इनके बारे में विचार कीजिए। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 जो कृषि उत्पादकता वृद्धि है उसके हेतु जो जितने भी सुधार हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा तकनीकी सुधार। राइट, तो देखिए तकनीकी सुधार में उन्नत बीजों का प्रयोग। भारतीय कृषि में तकनीकी सुधार के तहत वर्तमान समय में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर हरित क्रांति से पहले अर्थात 1965 से पहले पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता था, परंतु 1965 के बाद हरित क्रांति के तहत भारत में जो नए नए उन्नत बीज हैं वो विकसित किए गए हैं और उन विकसित बीजों का प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। इसके साथ ही 1963 में राष्ट्रीय बीज बैंक की स्थापना की गई जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजों को संरक्षित किया जा रहा है। फिर बीज गांव अवधारणा का विकास। कृषि मंत्रालय देखिए यहाँ पर जो बीज होते हैं दरअसल वो कंपनियों के द्वारा महंगे दामों पर बेचे जाते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो उन्नत बीज होते हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसीलिए जो कृषि मंत्रालय है वो प्रत्येक गांव के कुछ किसानों को बीजों के भंडारण एवं बीजों के संरक्षण हेतु उनको क्या देगा, प्रशिक्षण देगा, और वो लोग फिर जब प्रशिक्षण ले लेंगे तो वो हर साल बीजों का संरक्षण करेंगे, उनका उत्पादन करेंगे, उनका वितरण करेंगे। इस वजह से उस पूरे गांव में एवं आसपास के क्षेत्र में बीजों की आपूर्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कृषि मंत्रालय है उसके माध्यम से बीज गांव की अवधारणा या योजना चलाई जा रही है। अगला हो जाएगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बीज बैंकों की स्थापना कृषि मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। राइट, इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बीज अधिनियम 1966 है इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा बीज अधिनियम 2019 से, अर्थात बीज अधिनियम 1966 को सरकार इसमें परिवर्तन करना चाहती है ताकि बीजों का उत्पादन, उनका वितरण बहुत ही आसान हो जाए। राइट, हालांकि ये जो बीज विधेयक है ये इसका अभी केवल और केवल ड्राफ्ट ही तैयार हुआ है, ये अभी लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, इसलिए इसके बारे में अभी उतनी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो फिर भी हम एग्जाम्स में मेंशन कर सकते हैं कि बीज विधेयक 2019 जो है वो बीज विधेयक 1966 को प्रतिस्थापित कर देगा। राइट, इसके साथ ही ये तो हो गई उन्नत बीजों के प्रयोग से संबंधित सुधार। अब दूसरा जो सुधार है वो रासायनिक खाद या कंपोस्ट खाद के रूप में जानकारी देना या
कृषकों को प्रोत्साहित करना। वर्तमान समय में जो उर्वरक हैं, रासायनिक खाद हैं, उनके बारे में जानकारी एवं कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको पता होगा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम जैसे रासायनिक खादों के तौर पर सब्सिडी दी जा रही है, ताकि सब्सिडी के माध्यम से कृषक जो रासायनिक खाद है उसको आसानी से उचित मूल्य पर खरीद सकें और उनको कृषि में इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही नीम लेपित यूरिया, ये भी आप समझिए। यहाँ पर समझिए, देखिए, चूंकि सरकार यूरिया पर क्या देती है, यूरिया को सब्सिडी देती है, इसीलिए भारतीय कृषकों को लगभग आधी कीमत में यूरिया प्राप्त होता है और उसकी वजह से कई बार जो है एक तो कृषक उसको अधिक मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ी जो समस्या जा रही थी कि भारत की तुलना में नेपाल है, बांग्लादेश है, उन देशों में यूरिया बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए एक तो यूरिया जो है वो नेपाल एवं बांग्लादेश में इसकी स्मगलिंग हो रही थी। तो एक तो जो सब्सिडाइज्ड यूरिया है या सब्सिडी दिया हुआ यूरिया है उसको नेपाल एवं बांग्लादेश में स्मगलिंग रोकने के लिए, और दूसरा ये है कि जो सब्सिडी दिया हुआ यूरिया है इसका अन्य उद्योगों में भी प्रयोग हो रहा था। इससे जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा था। इसीलिए सरकार ने उसकी जगह पे नीम लेपित यूरिया लेके आए। इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जब नीम की कोटिंग होगी तो उस यूरिया का अन्य उद्योगों में, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो, कोई भी अन्य उद्योग हो, उसमें उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, ना ही उसकी स्मगलिंग हो पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार नए जो है वो तकनीकी सुधार कर रही है। इसके साथ ही कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, रीपर्स है, हार्वेस्टर है, इस पर खरीदी करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। तो यहाँ पर रासायनिक खाद एवं कृषि यंत्रीकरण में सब्सिडी देकर यहाँ पर तकनीकी सुधार किए गए हैं। वहीं हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत बीजों के प्रयोग को बढ़ाया गया है। राइट। अब दूसरा हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धतियां। राइट। इन वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के कारण भी जो है कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिसमें पहला आ जाएगा क्या, फसल चक्रण हो जाएगा। राइट। फसल चक्र या फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है, मैंने अभी बताया कि देखिए भारत में कई कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं और हर एक जलवायु में अलग अलग प्रकार की जो फसल है उसकी उत्पादकता अलग अलग होती है। इसीलिए हमें एक तो मृदा अपरदन एवं मृदा जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान में रखते हुए भी बदल कर जो है फसलें बोई जानी चाहिए। राइट। और जब बदल कर एक विशेष मौसम में या एक विशेष जलवायु में जब हम कोई एक फसल बोएंगे फिर अगले साल कोई दूसरी फसल बोएंगे तो एक और उससे क्या होगा कि उत्पादकता भी बढ़ेगी, दूसरी ओर जो है मृदा स्वास्थ्य रहेगा और मृदा के जो पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी नहीं आएगी। तो फसल चक्रण जैसी वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से भी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी में भूमि समतलीकरण भी हो जाएगा और फसल बुआई से पहले उसका जोत करना भी हो जाएगा। राइट। भूमि को पलटना, जैसे प्लाव के माध्यम से जो नीचे की मिट्टी होती है उसको ऊपर लाया जा सकता है। इस वजह से क्या होगा कि जैसे भूमि की तैयारी में एक तो प्लाव के माध्यम से जो गहराई में जो मिट्टी होती है उसको ऊपर लेके आना ताकि पोषण बरकरार रहे, और दूसरा भूमि का क्या हो जाएगा, समतलीकरण हो जाएगा, जिससे सिंचाई में भी फायदा होगा और उससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। फिर जलवायु के अनुसार फसल किस्म का क्या करना, चुनाव करना। जैसी जलवायु है और जैसी मृदा की संरचना है, जैसी मृदा की गुणवत्ता है, उस आधार पर अगर हम फसल किस्म का चुनाव करें तो जाहिर सी बात है उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। फिर खाद का उचित प्रयोग एवं कीटनाशक दवाइयों का उचित प्रयोग करेंगे। खाद के उचित प्रयोग से जो फसल है उनमें अच्छी खासी वृद्धि होगी और कीटनाशक दवाइयों से कीड़ों से एवं रोगों से सुरक्षा
हो पाएगी। तो इन वैज्ञानिक पद्धतियों से कृषि में उत्पादकता स्वाभाविक ही क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर संस्थागत सुधार, और ये एग्जाम्स में 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी, राइट। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई संस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर मध्यस्थों का उन्मूलन, राइट। देखिए अंग्रेजों के समय से ही जो जमींदार होते थे वो किसानों से टैक्स वसूलते थे, और यहाँ पर वर्तमान समय में जो है उस प्रथा को या बिचौलियों की जो अंत की शुरुआत है वो 1948 में मद्रास राज्य से की गई थी, और 1972 तक इसका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, राइट। इसको अगर और आप डिटेल से समझे तो देखिए दरअसल क्या था कि जमींदारी प्रथा के तहत राइट, जमींदारी प्रथा के तहत बड़े बड़े जमींदारों के पास में बड़ी या अधिक मात्रा में क्या थी, भूमि थी। तो एक तो सरकार को यहाँ पर जमींदारों से भूमि लेकर उसका जो मजदूर हैं या जो निम्न किसान है उसमें उसका वितरण भी करना था, राइट। और इसके लिए कई नियम बनाए गए। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो संविधान है, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, वो संशोधन कब हुआ था आपको पता होगा कि संविधान में प्रथम संशोधन 1951 हुआ था, और इस प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही क्या जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, और नवी अनुसूची के जो मुख्य विषय थे उसमें क्या थे, भूमि सुधार थे। तो नौवीं अनुसूची के माध्यम से भूमि सुधारों को महत्व दिया गया, जमींदारी प्रथा का क्या किया गया, समापन किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था मध्यस्थों का, जमींदारों का या बिचौलियों का अंत, और इसकी शुरुआत 1948 में मद्रास से हुई थी, और 1972 तक अलग अलग राज्यों में जमींदारी प्रथा का क्या हो गया था, अंत हो गया था। इसके साथ ही हदबंदी को भी क्या किया गया था, लागू किया गया था। हदबंदी का मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर किसान या एक विशेष किसान केवल एक सीमा तक ही भूमि का रख सकेगा, उसके पास में उस मात्रा से अगर अधिक भूमि होगी तो उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, और उसको फिर जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उन किसानों में उसका वितरण कर देगी। जैसे मैंने कहा कि जो मैक्सिमम सीलिंग है, भूमि की उच्च सीमा या हदबंदी का मतलब ये हुआ कि जैसे सरकार ने निर्धारित कर दिया कि एक किसान के पास में अधिकतम 25 एकड़ भूमि हो सकती है। अब अगर उसके पास में 25 एकड़ से जितनी भी भूमि बची, जैसे किसी के पास में 40 है, तो जो बची 15 एकड़ जमीन है उसको सरकार के नियंत्रण में लिया जाएगा। फिर सरकार उसका जो भूमि विहीन किसान है, राइट, या जो मजदूर है, उसमें उनका क्या कर देगी, वितरण कर देगी। तो एक तो यहाँ पर जमींदारी प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। दूसरी चीज हदबंदी या भूमि की उच्च सीमा का निर्धारण कर दिया, जिससे भूमि का समान वितरण भी हो गया, जमींदारी प्रथा भी समाप्त हो गई। इसके साथ ही जो अगला महत्वपूर्ण सुधार था वो था चकबंदी, राइट। चकबंदी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एक किसान के, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास में अगर 10 एकड़ ज़मीन है, लेकिन ये 10 एकड़ ज़मीन जो है वो उसकी 3 गांव में है, 2 किलोमीटर दूर 2 एकड़ का एक खेत है, फिर एक 3 एकड़ का खेत है, फिर कहीं पर उसकी जो है वो बहुत कम या आधा एकड़ ज़मीन जो है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। और अगर उसकी जो भूमि है वो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी होगी तो सीधी सी बात है वो मशीनीकरण या कृषि यंत्रीकरण पर निवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार ने ऑप्शन दिया कि जिसको अगर भूमि एक जगह पर इकट्ठा करनी है वो इकट्ठा कर सकता है। तो चकबंदी के तहत जो बिखरी हुई भूमि थी उसको एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, ताकि किसान की भूमि अगर एक जगह पर होगी तो वो यंत्रीकरण आसानी से कर पाएगा और उससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, राइट। इसके साथ ही काश्तकारी सुधार किए गए, राइट।
यहाँ पर एक समस्या जा रही थी, ये जा रही थी कि जो काश्तकार होते थे या जो जोतदार किसान होता था वो एक तो ये था कि जो जोतदार किसान होता था वो कई बार क्या करता था कि जो जोतदार किसान होता था वो मुख्य किसान या जिसकी जमीन होती थी उस पर क्या कर लेता था, कब्जा कर लेता था। इसीलिए क्या होता था कि कोई कोई व्यक्ति तो किसी दूसरे व्यक्ति को या काश्तकार के रूप में भूमि को देता ही नहीं था। दूसरी समस्या क्या थी यहाँ पर कि जो जोतदार या जो काश्तकार किसान होता था उसके पास में भूमि के अधिकार नहीं होते थे, और भू अधिकार ना होने की वजह से ना तो वो बैंकों से ऋण ले पा रहा था और ना ही वो भूमि में निवेश कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि अगर वो निवेश करेगा तो जो उसका भूस्वामी है वो अपना अधिकार जमाना लगेगा, और इस वजह से जो काश्तकारी थी इसमें कई प्रकार की समस्याएं थी। इन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने काश्तकारी अलग अलग राज्यों में अलग अलग काश्तकारी नियम बनाए गए हैं, और इन नियमों की वजह से अब जो काश्तकार किसान है या जोतदार किसान है वो ना तो भूस्वामी की जो जमीन है उस पर कब्जा कर पाएगा, और दूसरी चीज ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके माध्यम से जो जोतदार है वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से बैंकों से लोन भी ले सकेगा। तो इससे दोनों को फायदा होगा, भूस्वामी को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार होगा, तो वहीं जो जोतदार किसान है वो अनुबंध के तौर पर ऋण भी ले सकेगा और कृषि में निवेश भी कर सकेगा। राइट, तो यहाँ पर हमने ये चारों के बारे में पढ़ लिया है। हाँ, अब ये पढ़ना है, यहाँ पर वर्तमान समय में सहकारी खेती के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैंने बताया है कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से, बंटवारे की वजह से जो है कृषि जोत कैसी हो गई है, छोटी हो गई। इसलिए सामूहिक खेती कहने का मतलब ये है कि किसी गांव के जो किसान होते हैं उनको कहा जाता है कि आपके पास में जो छोटी छोटी जोत की भूमि है उसको आप सामूहिक रूप से एक बड़ा क्या बना लें, बड़ी जोत में परिवर्तित कर लें, और यहाँ पर सब लोग मिलकर जो जितने भी सामूहिक साधन है, हार्वेस्टर है, रीपर है, लैंड लेवलर्स है, उनका इस्तेमाल करते हुए अगर वो सामूहिक खेती करेंगे तो यहाँ पर मशीनीकरण जैसे हो सकता है, यहाँ पर ट्यूबवेल है या नलकूप है तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों का विकास हो जाएगा, ट्रैक्टर ये लोग खरीद सकते हैं, हार्वेस्टर खरीद सकते हैं, लैंड लेवलर खरीद सकते हैं। तो कई लोग मिलकर जो है वो निवेश करेंगे और उन निवेश के साधनों से ये प्रत्येक व्यक्ति जब खेती करेगा तो सबको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसीलिए जो सहकारी खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राइट, अगला आपको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राइट, किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती चली जा रही थी। दूसरी चीज़ ये कि जब किसान इनफॉर्मल सेक्टर में ऋण लेते थे तो उनको बहुत महंगे दामों पर मिलता था। इसीलिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई थी नाबार्ड के माध्यम से, जिसके माध्यम से जो किसान है वो अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड क्या होगा, बनवा सकेगा, और सस्ते दामों पर सरकार उसको ऋण उपलब्ध कराएगी ताकि जो किसान है वो इस ऋण से अपनी खेती में, ये कृषि में निवेश कर सके और उससे क्या मिले, आसानी से जो वित्त की कमी है वो दूर हो सके। फिर अगला, कृषि विकास केंद्रों की स्थापना। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर कृषि विकास केंद्रों की स्थापना की गई ताकि जो आसपास के किसान हैं उनको बीज, स्प्रिंकलर और जो जितनी भी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है उसकी जानकारी, बीजों की जानकारी, बीज वितरण, इस प्रकार की जो जितनी भी सुविधाएं हैं वो आसानी किसानों को उपलब्ध हो सके। राइट, फिर अगला, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। राइट, भविष्य में खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बफर स्टॉक के रूप में जो है अनाज को क्या करता है, भंडारण करता है, और सरकार ने भंडार गृहों का निर्माण कराया ताकि अगर अधिक उत्पादन होता है तो उसको हम भंडार गृहों में सुरक्षित रख सकें एवं उसका भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। राइट, तो ये यहाँ पर हमने
भूमिगत सुधार के बारे में पढ़ा, जो कि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अब अगला हो जाएगा सामान्य सुधार। तो देखिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो सामान्य सुधार हैं उनमें हो जाएगा पहला, साख सुविधा में विस्तार, राइट। साख सुविधा में विस्तार के माध्यम से किसानों को आसानी से ऋण मिल सकेगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, या काश्तकार नियम से जो है किसानों को ऋण लेने में क्या होगी, आसानी होगी, या सहकारी विपणन जो समितियां हैं। तो इस तरीके से साख सुविधा में विस्तार किया ताकि निवेश के लिए ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समितियां। प्राथमिक कृषि जो साख समितियां हैं वो सहकारी क्षेत्र में जो है लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको साख की व्यवस्था करवाएंगे, अर्थात ऋण उनको उपलब्ध कराएंगी, राइट। अगला, नियमित एवं स्वीकृत बाजार व्यवस्था। प्रत्येक किसान उचित दाम पर अपनी उत्पादकता को बेच सके, इसलिए वर्तमान समय में आपको पता है ई नाम, राइट, स्वीकृत बाजार व्यवस्था का क्या किया है, बाजार व्यवस्था का विकसित किया है, ताकि कृषक को, जैसे हो सकता है कि अगर कोई किसान मध्य प्रदेश का है और उसके अच्छे दाम कोई छत्तीसगढ़ का जो है पंजीकृत व्यापारी दे रहा है, तो अपनी जो है फसल है उसको छत्तीसगढ़ में दे सकता है। तो इस तरीके से बाजार व्यवस्था में भी सुधार किए जा रहे हैं, ताकि जो किसान हैं उनको अपनी उपज बेचने में क्या हो सके, आसानी हो सके। बेहतर विपणन प्रणाली उपलब्ध की जा रही है। फिर अगला हो जाएगा एमएसपी या कीमत समर्थन नीति। कई बार जो व्यापारी होते हैं वो कार्टेल बना लेते हैं या गुट बना लेते हैं, और उसकी वजह से मंडियों में या फिर उस क्षेत्र विशेष में वो सस्ते दामों पर किसानों की फसल को क्या करते हैं, खरीदते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एमएसपी का निर्धारण कर लिया कि कोई भी जो व्यापारी है वो अगर इस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदता है तो आप उसकी बजाय सरकार आपका जो है उपज उसको एमएसपी पर खरीद लेगी, ताकि जो कि इससे एमएसपी से ये फायदा होगा कि जो व्यापारी हैं या व्यापारी को जो गुट है वो कम दामों पर या सस्ते दामों पर किसानों का अनाज ना खरीद सके। हालांकि वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है, राइट, और कृषि से संबंधित 3 बिल भी चर्चा में है। तो हम एक पूरा का पूरा जो है लेक्चर, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एमईस पर ही होगा कि एमएसपी क्या होता है, उसका निर्धारण कैसे होता है, एमएसपी के लाभ क्या हैं और एमएसपी की हानियां क्या हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे सिलेबस से सीधा जुड़ा है। हमारे सिलेबस में दिया है इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स, तो एमएसपी एक पहल है सरकार के द्वारा, तो यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। वैसे ही रीजनल रूरल बैंक की स्थापना ताकि ग्रामीण विकास हो सके एवं कृषि में भी विकास हो सके। वैसे ही ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए वित्त की व्यवस्था हेतु नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। तो ये क्या थे, सामान्य सुधार, राइट। वैसे ही कृषि सुधार अधिनियम, देखिए मोदी सरकार ने 2022-23 तक किसानों की आय को 2 गुना करने की घोषणा की थी कि किसानों की आय को 2 गुना कर दिया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने कई सुधार किए और उन सुधारों के लिए 3 कृषि अधिनियम को लागू किया गया है। और ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और प्रतिदिन चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे अखबार हो उनमें कृषि कानूनों की चर्चा हो रही है कि वो किसानों के हित में है या सरकार के हित में है या व्यापारियों के हित में है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको भी एक अलग लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो 3 कृषि विधेयक हैं उनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो कृषि सुधार अधिनियम से भी उत्पादकता में वृद्धि होगी एवं सरकार ने चाहे सिंचाई के क्षेत्र की बात हो, चाहे मशीनों के लिए सब्सिडी देने की बात हो, या
बीज वितरण की बात हो, हर एक क्षेत्र में बीज है, सिंचाई है, उसके बाद में रासायनिक खाद हैं, उर्वरक हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाएं लागू की हैं और उन योजनाओं के माध्यम से भी किसानों को राहत पहुंची है एवं निवेश बढ़ने की वजह से जो है वो कृषि में वृद्धि हो रही है। राइट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार, सामान्य सुधार, कृषि बिल एवं एमएसपी, इन सब पर बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है। राइट, 5 नंबर में जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ से कौन कौन से तकनीकी सुधार है, संस्थागत सुधार, सामान्य सुधार, और हो सकता है 11 नंबर में कृषि अधिनियम भी पूछा जा सकता है, एमएसपी पूछा जा सकता है, संस्थागत सुधार कौन कौन से वो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी यहाँ पर इनके एग्जाम्स में आने की संभावना है। राइट, इसीलिए मैंने इनको अधिक से अधिक डायमेंशंस में बताया है ताकि एग्जाम्स में आपके पास में ढेर सारा मटेरियल हो और जिसमें से अगर आपको आधे भी अगर पॉइंट दिमाग में आ जाते हैं तो आप उनका विवरण को लिखकर आसानी से अच्छे नंबर ले पाएंगे। राइट, अब हम यहाँ पर, तो ये आज हमने जो 5 टॉपिक थे हमारे, राइट, भारतीय कृषि का महत्व, भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, भारतीय कृषि की चुनौतियां, फिर भारतीय कृषि की विशेषताएं, निम्न उत्पादन के कारण एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए किए गए सुधार। तो ये हमने यहाँ पर इतनी चीजें पढ़ ली हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मॉडल प्रश्न के रूप में यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, आप इनकी घर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो 3 नंबर में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो ये हो सकते हैं। पहला हो जाएगा कृषि निम्न उत्पादन के संस्थागत कारण। तो हमको यहाँ पर कृषि में निम्न उत्पादन के जो संस्थागत कारण है वो 3 या 4 कारणों को टू द पॉइंट लिख देना। फिर दूसरा उन्नत बीज, उन्नत बीज क्या होते हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग कब से शुरू हुआ है और इनसे उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है। इस तरीके से हम 3 डायमेंशन में इसका उत्तर लिख सकते हैं। चकबंदी क्या होती है वो मैंने पूरा बताया था कि जब एक किसान की जो लघु जोत होती है, राइट, जब एक किसान की जोत अलग अलग क्षेत्रों में होती है तो सरकार उसको एक ऑप्शन देती है कि चाहे तो आप आपकी जो जितनी भी अलग अलग क्षेत्रों की जो जोतें हैं उनको एक जगह पर एकत्रित कर सकते हैं, जिसको क्या कहा गया, चकबंदी। तो ये 3 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर रासायनिक खाद और कृषि जोत, ये 3 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब 5 नंबर में कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कृषि उत्पादकता वृद्धि हेतु संस्थागत सुधारों पर चर्चा कीजिए। तो मैंने बताया था संस्थागत सुधारों से 11 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है और 5 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, जिसमें आप जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, हदबंदी, राइट, उसके बाद में सामूहिक कृषि इत्यादि इत्यादि सभी प्रश्नों को या सभी डायमेंशंस को आप आसानी से एग्जाम में कोड कर सकते हैं। राइट, अगर 11 नंबर में पूछा जाए तो पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके जो जितने भी 10 से 11 डायमेंशंस हैं वो, और आखिरी में निष्कर्ष। अगला, कृषि में निम्न उत्पादकता के सामान्य कारणों पर हमको चर्चा करना है। राइट, फिर भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां। अब 11 नंबर में यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, पहला तो यही हो जाएगा कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको 11 से 12 जितने भी डायमेंशंस याद आते हैं, एक प्रस्तावना, फिर जितने डायमेंशन से उतने, और उसके बाद में निष्कर्ष। अगला, कृषि में निम्न उत्पादन के कारणों पर चर्चा कीजिए। ये हमारा चौथा टॉपिक था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के वृद्धि कैसे की जा सकती है समझाइए। तो ये हमारा पूरा 5वां टॉपिक था कि कृषि में उत्पादन में वृद्धि के लिए जो हमने जितने भी पॉइंट लिखे थे उनको और भविष्य उन्मुखी उत्तर लिखते हुए हम उनमें और वृद्धि कर सकते हैं। तो तकनीकी स्तर पर और क्या सुधार किया जा सकता है, संस्थागत स्तर पर। तो कुल मिलाकर उनमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करते हुए और नई तकनीकी का जब हम प्रयोग करेंगे तो उससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर प्रस्तावना और जो कृषि उत्पादन में वृद्धि के जो जितने भी डायमेंशंस हमने लिखे थे, जैसे तकनीकी सुधार हो जाएगा, संस्थागत सुधार हो जाएगा, कृषि बिल हो जाएंगे, राइट, एमएसपी हो जाएगा, तो उन सब को विवरण देते हुए हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख
चुनौतियाँ। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक भी पढ़ लिया है और उससे संभावित प्रश्न। अब आप इन प्रश्नों को घर पर बैठकर आराम से लिखने की प्रयास करें। देखिए, जब आप कोशिश करेंगे तो शुरुआत में तो आप जब शुरू में लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा उत्तर लिखते ना बने, लेकिन जैसे जैसे आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में विचार आना शुरू हो जाएंगे और कुछ समय बाद आप बहुत अच्छा उत्तर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए प्रयास जरूर करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।